सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो क्वांट्स में एटलीस्ट 25 करके आना। रीजनिंग में अगर सिलॉक्स आते हैं, आपका इनइक्वालिटीज आ जाती है, अल्फा न्यूमेरिक आता है, तो जैसे ही अगर आप 14 से 15 नंबर ग्रैब कर लेते हो ना, तो आपके अंदर इन कंपैरिजन ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि ना वो टॉपिक्स उठाओ जो थोड़ी सी आपके स्ट्रॉन्ग है। 30 सेकंड में सारा हो जाएगा कि जैसे ही आपका सेक्शन खुले। तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाली है, क्योंकि एक्चुअली कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मेरे को लग रहा था कि एट द एंड आपको देने चाहिए, बताना चाहिए कि भाई किन किन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हमारा 22 का एग्जाम है, आज 20 हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट एक दिन बचा है बीच में। तो देखो, जो एग्जाम की सबसे बेसिक नीड है हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अपने अपने सेंटर में जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, एटलीस्ट उससे 20 से 25 मिनट पहले पहुंच जाना। वैसे तो जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उसके ऑलमोस्ट 45 मिनट या फिर 1 घंटे बाद ही एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर मेरा 10-15 का जो रिपोर्टिंग टाइम है, तो मैं कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे का मान के चलूंगा कि उसके बाद ही आपका एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो ध्यान रखना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई एग्जाम में पहुंचते ही सेक्शन कोई भी खुले, वो तो जब जिसका फर्स्ट सबसे पहला है, वो तो देखो जैसे मेरा है, मेरा तो सेकंड शिफ्ट है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट है भाई वो उससे पता चल जाएगा, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना, जिससे क्या है कि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे शिफ्ट का पता चलेगा मैं बता दूंगा कि भाई पहले सेक्शन खुल कौन सा रहा है। ठीक है, और फिर यार देखो, कोई भी सेक्शन खुलता है, मैटर केवल ये करता है कि आप क्वेश्चंस किस तरीके से चूज कर रहे हो। ठीक है, एक चीज जरूर बोलूंगा, एक काम जरूर करना कि जैसे ही आपका सेक्शन खुले उसके बाद देखो, आप देखते हो लाइक ऐसे होता है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 25, 10 से 15, 15 से 20, ऐसा होता है ना। तो ना एक काम करना, लाइक जैसे पहले फर्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद फिर 7 पे, फिर 12 पे, इस तरीके से बीच बीच में क्लिक करके ना सारा चेक कर लेना, एक बार ओवरव्यू कर लेना कि भाई एक्चुअल में है क्या। ज्यादा टाइम नहीं जाता यार, 30 सेकंड में सारा हो जाएगा, चेक कर लेना। और उसके बाद देखो, क्वांट्स की अगर बात करते हो, क्वांट्स अगर सबसे पहले खुलता है, तो क्वांट्स में एक चीज याद रखना कि सबसे पहले शुरुआत करना स्पीड मैथ से। ठीक है, सबसे बेहतरीन चीज रहेगी अगर क्वाड्रेटिक आती है और आपकी ये आती है अप्रोक्सीमेशन आती है, तो इन दोनों से शुरुआत करना और सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन करना, उसके बाद क्वाड्रेटिक करना। अगर नंबर सीरीज आती है जिसमें कि रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई उससे बढ़िया तो फिर आप अर्थमेटिक पे शिफ्ट कर जाना। मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज में एक बार पैटर्न अगर हिट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो स्किप कर देना, पीछे मत पड़ जाना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक रॉन्ग नंबर सीरीज में 30 सेकंड से ज्यादा मत, मैं खुद ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं खुद नहीं देने वाला इससे ज्यादा टाइम। होता है तो ठीक है, स्किप करो, स्किप करो, आगे बढ़ो, उसको बाद में देख लेंगे, बाद में टाइम बचेगा तो। उसके बाद ना फिर अर्थमेटिक पे मूव करो। अर्थमेटिक में भी ना वो टॉपिक्स उठाओ जो थोड़े से आपके स्ट्रॉन्ग है, लाइक एजेस वाला और मिक्सचर का, और आपका जैसे पार्टनरशिप है, और इसके सिवा फिर आपका जो है रेशियो का अगर आ जाता है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो रेशियो का डायरेक्ट बहुत मुश्किल ही आता है, बट रेशियो से रिलेटेड आए तो कर लेना। उसी के साथ साथ देख लेना कि अगर डीआई कोई भी इजी आती है, मान लो टेबल आ जाती है, या फिर देख लेना यार 2 मिनट पता चल जाएगा कि हाँ परसेंटेज निकालने को बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, इजी आती है तो उसे कर लेना। उसके बाद फिर मूव करना अर्थमेटिक की तरफ, जो थोड़े से स्ट्रांग है, जिनको लग रहा है कि हाँ आपका थोड़ा बहुत मतलब है आइडिया, तो उनको करना, वरना फिर डीआई पे मूव कर देना। और एट द एंड सबसे लास्ट में अगर टाइम बचता है, तब नंबर सीरीज, जो रॉन्ग नंबर सीरीज है, तब उसे उठाना, क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी सी टफ हो जाती है अगर आपने कम प्रैक्टिस करी है तो। जैसे कि मैंने करी है कम प्रैक्टिस, मेरे को तो टफ ही लगती है भाई, जिसको नहीं लगती हो अलग बात है। और स्पीड मैथ से स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पीड मैथ्स में ना जब आप करते हो, तो मान के चलो स्पीड मैथ्स आपकी 14 से 15 नंबर की आ रही है, तो जैसे ही अगर आप 14 से 15 नंबर ग्रैब कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ अब ठीक है। उसके बाद फिर डीआई पे शिफ्ट करो। देखो सबसे, अगर मान लो हम डीआई उठा लेते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है कि डीआई को डिकोड करने में मान लो 3 से 3.5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और आरआरबी पीओ लेवल की जिस हिसाब से ये ओले बोर्ड में और गाइडली में जिस हिसाब से डीआई दे रहे हैं ना, भाई डबल पाई चार्ट डीआई दे रहे हैं। मतलब एक पाई चार्ट है, उसके बाद फिर एक टेबल है जिसमें भी बहुत गंदा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उस तरीके की अगर आ जाती है 1%, वैसे तो आएगी नहीं उस लेवल की, थोड़ा सा डाउन रहेगा हल्का सा, बट अगर आ भी जाती है तो फिर उसमें आपका 4 से 4.5 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ऑलमोस्ट जब आपके 5 मिनट चले जाते हैं ना, तो अंदर से धक धक हो जाती है कि यार अभी तक 5 ही क्वेश्चन हुए और 5 मिनट चले गए, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले स्पीड मैथ्स कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर जो अर्थमेटिक के कुछ इजी टॉपिक्स हैं उनको उठाना, फिर डीआई पे जाना, क्योंकि डीआई को डिकोड करते हैं, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो वैसा मत करना। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, रीजनिंग है। देखो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैं आपको सिंपल बोलूंगा, सेम देखो ये पैटर्न तो आपको सेम फॉलो करना है। सबसे पहली चीज स्क्रॉल करना है पूरा ऊपर से नीचे, और इजीएस्ट को उठाना है कि भाई हाँ ये इजी है, ये मुझे आता है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, उसको उठाना है, वो करना है। ठीक है, उसी के साथ साथ रीजनिंग में अगर सिलॉक्स आते हैं, आपका इनइक्वालिटीज आ जाती है, अल्फा न्यूमेरिक आता है,
इनको आपको निपटाना है। एक बार को डायरेक्शन वाला देख लेना, बट देखो ब्लड रिलेशन मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं तो उसे सबसे एंड में करूंगा जब मुझे लगेगा हाँ टाइम बचा है। आपका अगर स्ट्रांग है तो आप उसे कर लेना, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ये पूरा का पूरा अप टू यू। करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, सबसे लास्ट में कर लेना। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चीज बोलूंगा कि फिर ना पजल्स की तरफ जाना। अच्छा, पजल्स अपने हिसाब से चूज करना जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि देखो यार मेरे को ना कुछ पजल्स हैं जिसमें दिक्कत आती है, एक क्लासिफिकेशन और एक आपका फ्लोर प्लस फ्लैट वाला, जिसमें अगर दो फ्लैट्स हैं तो मुझे दिक्कत आती है, मुझे नहीं लगता, सूटेबल नहीं होता, तो मैं उनको सबसे लास्ट में करता हूँ। तुमको अगर वो ठीक लगता है तो तुम कर लेना। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बेस्ड आ जाता है और वो उसमें भी चार अंदर और चार बाहर आते हैं, मेरा पर्सनल सजेशन है भाई उसको सबसे लास्ट में करना। मैं उसमें काफी और गंदा फंसा हूँ, मतलब मैंने उसमें 3-3 साढ़े 3-3 मिनट बर्बाद करे, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में करना। अपनी कंफर्टेबल जैसा आपको हो उस हिसाब से पजल्स को करना। उसके बाद फिर जो जो चीज़ें छूट जाती है रीजनिंग में वो कंप्लीट कर लेना, फिर ब्लड रिलेशन वगैरह जो भी रह जाता है। देखो अगर मार्क्स की बात करी जाए तो क्वांट्स में एटलीस्ट 25 करके आना, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अब आप सोचो, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25 एटलीस्ट करके आना 100% एक्यूरेसी के साथ। और सच बताऊँ तो अभी मैं ये अपने मॉक में इस टाइम जो मॉक दे रहा हूँ उसमें खुद 25 टच नहीं कर पा रहा, मतलब मैं वो 20 के अराउंड ही रह जाता हूँ क्वांट्स में, क्योंकि मेरा क्वांट्स वीक है, तो मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम है। और आरआरबी का जो आपको एक ड्रॉबैक है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सबसे मेन चीज़ ये है कि आरआरबी में इंग्लिश नहीं आता है, तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका क्वांट्स वीक है तो आपके चांसेस जो है वो एकदम से 50% रह जाते हैं। रीज़न ये है कि आप फिर जितना भी स्कोर करना है आप रीजनिंग खींच लोगे, बट ऐसा थोड़ी रीजनिंग से पेपर निकाल लो, क्वांट्स तो फिर भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का याद रखो। अगर और सोचो रीजनिंग में स्पीड धीरे हो जाए, मान लो केवल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो 25, तो फिर 25 के बाद फिर आपको क्वांट्स में 25 करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप 50 की रेंज में नहीं पहुंचोगे आप कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांट्स में कोशिश करना है यार, कर लो। बाकी देखो होता है अच्छी बात है, नहीं होता है फिर वो तो वो एक अलग चीज़ है, बट हाँ हम तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देंगे। और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें मेरे दिमाग में हिट करी, वो चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिलहाल तो आरआरबी का मैं भी पहली बार ही देने जा रहा हूँ एग्जाम, और जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। रीजनिंग में यार प्लीज कोशिश करना है कि 25 से प्लस चले जाओ, क्योंकि जितना आप 25 से प्लस जाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, एक तरीके से आप एक प्लस पॉइंट ग्रैब करोगे कि हाँ भाई रीजनिंग में जितना आप 25 से एबव जाओगे उतना बढ़िया है। क्वांट्स का तो चल जाएगा, क्वांट्स तो 25 तक, हाँ बट एक्यूरेसी रखना। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जैसे मॉक को जब एनालाइज करते हो तो जैसे तुम्हें पता होता है कि मान लो इस क्वेश्चन का आंसर ना सी है, ठीक है, और तुम ना कब डी टिक करके चले आते हो, ऐसा होता है तुम्हारे साथ? मतलब मेरे साथ बहुत हो रहा है लास्ट जो है 15 दिनों से, तो मेरे साथ ये बहुत हो रहा है कि मुझे पता है इसका आंसर सी है, बट फिर भी वो डी टिक हो जा रहा है, पता नहीं कैसे हो जा रहा है। अब वो मेरा दिमाग उस टाइम पे वहां काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं लास्ट में चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा यार इसका आंसर तो ये है, जबकि आंसर मैंने कॉपी में ही लिख रखा है, बट उसके बावजूद वहां गलत टिक हो जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना ऐसा ना हो। और यही कुछ टिप्स थी यार एट द एंड, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं भी फॉलो करूंगा, तुम भी देख लेना भाई, बाकी जो है सब भगवान भरोसे है, मतलब वही है, हम क्या जाने, राम जाने जो होगा, है ना। और बस यही है कि इसके सिवा तो और कोई टिप्स है नहीं। और हाँ एक चीज़ ट्राई करना है कि रीजनिंग में ना एक पजल छोड़ देना, मतलब कोई सा भी एक पजल स्किप कर देना, सोच लेना कि ये मेरे को छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि पजल्स कोई ना कोई एक ऐसा पजल जरूर होगा जो हर्डल डालेगा, जो आपको गंदा फंसाएगा, तो उसको स्किप जरूर कर देना, और स्किप नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे उसमें। तो देख लेना, जो भी लगे एक बार को थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लेना, समझ में आ जाएगा हाँ ये अच्छा नहीं है, उसको स्किप कर देना, ठीक है। और रही बात क्वांट्स में, तो क्वांट्स में डीआई देख के तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, है ना। तो बस यही है, इसी तरीके से करना है तुम्हें। बाकी यार फिर एनालिसिस करते हैं तब मिलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि मैंने केवल आरआरबी पीओ का ही एग्जाम फेल किया था, आरआरबी क्लर्क का नहीं किया था, और रीजन उसका ये था कि आरआरबी क्लर्क में अच्छा खासा कंपटीशन होता है, जिसमें कि आपको 80 आउट ऑफ 78 तो लाने होते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, जिसमें मेरी ग्वांट्स बहुत वीक है, तो मेरा तो मतलब ही नहीं है 78 नंबर लाने का। तो वही वाली चीज़ है कि गालियाँ तो वैसे भी पड़ी रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उस पर भी मेरे को गालियाँ पड़ती, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और यही एक रीज़न है। तो आरआरबी पीओ के बाद फिर अपना मेंस की तैयारी करते हैं। प्रीलिम्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर राम जाने मैं क्या जानूँ, है ना। और बाकी इसी के साथ यही था, और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलते हैं हम लोग फिर कब, एनालिसिस वाले दिन जो कि है परसों, और मेरी शिफ्ट है आपकी सेकंड, और एग्ज़ाम है 22 नवंबर। और मिलते हैं फिर। बाकी मुझे और कुछ तो लगता नहीं है ऐसी अपडेट देनी होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।